गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम मिनरल्स की पौधों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और उससे किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है पौधों को, और उनकी कमी से पौधों में क्या रोग हो जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या चीज़। न्यूट्रिशन जो है ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा सभी जीवधारी अपनी दैनिक क्रियाओं यानी कि वाइटल एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे कि डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं, वो सभी वाइटल एक्टिविटीज़ कहलाती है। और न्यूट्रिशन वो क्रिया है जिसके द्वारा हमारी बॉडी को सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज। कौन कौन सी है वाइटल एक्टिविटीज? डेवलपमेंट है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो भी जरूरी सुचारू क्रियाएं हैं वो सभी आपकी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता है कि पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो पौधे कार्बनिक पदार्थों का जो प्रिपरेशन है वो तो खुद के अंदर स्वयं कर लेते हैं, खुद ही कार्बनिक पदार्थों को बना लेते हैं। लेकिन ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थों या कहेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पौधे सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए पौधे ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो खुद बना लेते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए सॉइल पर डिपेंड करते हैं। सॉइल में इनकी प्रेजेंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की प्रेजेंस एक निश्चित मात्रा में होनी वो भी आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं कि पौधे ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सॉइल आर कॉल्ड मिनरल्स, और ये लिक्विड फॉर्म में पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि पौधे इन मिनरल्स का जो है जो ग्रहण करने और किस प्रकार से अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को या करने के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? क्रियाएं कंपाइल्ड रूप से हम मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लांट ऐश, इसी से रिलेटेड प्लांट ऐश। ठीक है, प्लांट ऐश क्या होती है? पहले मैंने क्या किया, पौधा लिया है, पौधे को निकाला, उखाड़ के जो ताज़ा पौधा है उसका वेट ले लिया। वो वेट क्या कहलाता है? फ्रेश वेट। ठीक है, ताज़ा पौधे का वेट क्या होता है? फ्रेश वेट कहलाता है। फिर मैंने इस पौधे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। इस पौधे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, और जो उससे प्राप्त जो पार्ट होता है या वो जो सूखा हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाने में जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ड्राई वेट। अब इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाते हैं, और जलाने पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड जलाने पर क्या प्राप्त होता है? प्लांट ऐश प्राप्त होती है। प्लांट ऐश, ठीक है, या कहेंगे पादप भस्म या प्लांट ऐश प्राप्त होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाने पर। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विघटित हो जाता है, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इसमें प्रेजेंट ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, जो कि मेन
इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं, ये विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इनके विघटित हो जाते हैं, साथ में ही जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो गैसेस फॉर्म में इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। बाकी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचता है वो क्या कहलाता है, प्लांट ऐश, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या कह सकते हैं इनके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ में गैसियस सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या करती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, और जो बचता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो क्या कहलाता है, प्लांट ऐश कहलाता है। कर दिया। ठीक है, अब प्लांट ऐश जो है, प्लांट ऐश की केमिकल स्टडी से पता चला कि पौधों में 92 प्रकार के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 92 टाइप के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। प्लांट ऐश है, ठीक है, 92 टाइप के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जिसमें से 30 प्रकार के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाउंड इन ऑल प्लांट्स। और इसमें से 17 प्रकार के, ठीक है, 17 प्रकार के एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स की श्रेणी में रखे गए हैं, जो पौधों के लिए अति आवश्यक है, जिनकी कमी से पौधों का डेवलपमेंट रुक जाता है और उनमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो ये 17 टाइप की क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स। 92 टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस एलिमेंट्स पाए जाते हैं सभी पौधों में, जिसमें से 30 प्रकार के हर पौधों में आवश्यक हैं, और जिसमें से जो 17 प्रकार के एलिमेंट्स हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनकी एक आवश्यक या निश्चित मात्रा पौधों में होनी ज़रूरी होती है। उनकी कमी से पौधों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती और पौधे मर भी सकते हैं। ये एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स या ट्रेस एलिमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। मेटल्स में कौन है, मेटल्स में आपको पता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये क्या है, ये मेटल है। एंड नॉन मेटल्स में कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कोबाल्ट, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ट्रेस एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो पौधों में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। और ये ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो है जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन, ये क्या है, ट्रेस एलिमेंट्स। तो 3 फॉर्म में होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मेटल्स कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। एंड ट्रेस एलिमेंट्स में जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अब आते हैं जो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स की पौधों के लिए क्या इसेंशियलिटी है, अनिवार्यता है,
और इस फैक्ट या इस तथ्य को सबसे पहले ऑर्नर ने दिया। तो ऑर्नर के अनुसार इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम, एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल, एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स किसने दी? ऑर्नर ने दी। ऑर्नन कहते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं वो पौधों के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनकी कमी से पौधे अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाते हैं और डेड हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये दिया। और दूसरा क्या कि हर एक जो एलिमेंट है या हर एक मिनरल है उसकी एक स्पेसिफिसिटी है, उसका एक निश्चित कार्य है और उसकी कमी को किसी दूसरे एलिमेंट से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। कि आपके पास अगर कॉपर की कमी है तो आप उसको मैग्नीशियम या सल्फर या फॉस्फोरस दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑर्नर ने दो फैक्ट्स दिए। कौन से? पहले तो ये अति आवश्यक है और इनकी कमी से पौधा लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाता है, और दूसरा कि क्या करते हैं कि इनके बहुत स्पेसिफिक होते हैं और इस पर एक एलिमेंट की कमी को दूसरे एलिमेंट की कमी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। किसका कथन है? ऑर्नन का। इसने क्या दिया था? एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल्स के बारे में ऑर्नन ने बताया। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। Classification of essential elements। ठीक है, ये जो हमने बताया आपको 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को उनकी मात्रा, मतलब पौधों को कितनी उनकी मात्रा चाहिए उसके आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जिनको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए है और दूसरा जिनको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो। क्लियर है? तो इनको इनकी आवश्यकता, पौधों की आवश्यकता के आधार पर कितनी मात्रा में चाहिए उसके आधार पर इन एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट पौधों को 1 to 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है, जबकि माइक्रो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ड्राई वेट। ठीक है, 1 से 10 मिलीग्राम और इसकी 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ड्राई वेट होती है। ये जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं इनकी सांद्रता अधिक होती है या अधिक क्वांटिटी में पौधों के लिए ज़रूरी है, और माइक्रो एलिमेंट्स कम क्वांटिटी में पौधों के लिए ज़रूरी है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा इनकी चाहिए होती है। मोर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी कह सकते हैं हम इसको, रिक्वायर्ड more quantity and less quantity। नेक्स्ट है मैक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये 9 जो हैं ये क्या है? मैक्रो एलिमेंट्स है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। These are macro elements and they are required in more quantity by the plants।
माइक्रो एलिमेंट्स की बात करेंगे तो माइक्रो एलिमेंट्स हैं आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, क्लोरीन, निकेल। ठीक है, तो आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, क्लोरीन एंड निकेल, दीज आर माइक्रो एलिमेंट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी बाय द प्लांट्स। ये जो मैक्रो एलिमेंट्स है, ये इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्राप्त हो जाता है। बाकी जो है वो मिनरल्स के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये सभी माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं ये सभी मिनरल्स के फॉर्म में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इज इट क्लियर? क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पर या क्वांटिटी ऑफ रिक्वायरमेंट के आधार पर ये एलिमेंट्स दो प्रकार के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट। ये 1 to 10 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड होते हैं और ये 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होते हैं। इनकी मैक्रो एलिमेंट्स के दे आर रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी एंड माइक्रो एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी एंड दीज आर मैक्रो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एंड माइक्रो एलिमेंट्स हैं आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड निकेल। These are micro elements. Now, function of elements. What are the function of essential elements? Function of essential elements. First, they form framework of plants. ये क्या करते हैं? प्लांट्स का फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। और ये ही क्या करते हैं? ये सेल वॉल बनाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड द फ्रेमवर्क। क्या कहेंगे? दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट बॉडी। तो फंक्शन क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट बॉडी। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए क्योंकि ये प्लांट की सेल वॉल एंड उसकी मेम्ब्रेन बनाने में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो दे फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ सेल। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। Synthesis of protoplasm. Nitrogen, sulfur and नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस ये क्या करते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आपको पता है जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दे रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन ये जो होते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन। नेक्स्ट आते हैं कैटालिटिक फंक्शन।
कैटालिटिक फंक्शन, ये बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रेरक का या कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शंस को तेज या कम करने में हेल्प करते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, कैटालिटिक फंक्शन भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैग्नीशियम, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैटालिटिक फंक्शन है पौधों के लिए। ये किसी भी क्रिया को कैटलाइज करते हैं, तेज कर देते हैं या धीमी कर देते हैं। तो अभी हमने 4 फंक्शंस पढ़े, फ्रेमवर्क ऑफ दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट बॉडी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैटालिटिक फंक्शन। मूवमेंट एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ है मूवमेंट। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा जो पौधों का मूवमेंट है वो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन या टर्जिडिटी से रिलेटेड है। टर्जिडिटी से रिलेटेड है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये भी क्या होता है, ये ऑयल्स के अंदर या बाहर जाने से रेगुलेटेड होता है, तो ये पौधों की मूवमेंट को भी रेगुलेट करते हैं। जैसे बाय पोटेशियम ऑयल मेन रोल है, साथ में हाइड्रोजन ऑयल्स भी है, स्टोमेटल क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्या करते हैं, साथ में टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए पौधों की मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। बोरॉन एंड पोटेशियम। बोरॉन और पोटेशियम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फूड ट्रांसलोकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो ये था फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा कौन कौन से हैं। फ्रेमवर्क बनाता है पहली बात तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मूवमेंट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट या फूड ट्रांसलोकेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स के लिए हम पहले पढ़ेंगे कि हम जानेंगे कि इनकी कमी, इनकी जो मात्रा है अगर वो एक निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो पौधों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, पौधा अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है और डेड हो जाता है, बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं उनका वो पॉइंट या कहेंगे वो लेवल, जिसकी वो मात्रा जिसके नीचे होने पर पौधों में डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उन्हें रोग हो जाते हैं, उसे हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, मिनरल्स की क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मिनरल्स की वो निश्चित मात्रा जिसके नीचे होने पर, जिससे अगर उसकी मात्रा नीचे होगी तो उसमें बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं, उसको हम क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे पौधों में जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स और रोग हो जाते हैं। पहला है स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या होता है कि पौधों की लंबाई कम हो जाती है, उनमें जो पौधों के इंटरनोड्स और इंटरनोड्स के ये नोड्स हैं, ये इंटरनोड्स हैं, इंटरनोड्स की लंबाई कम हो जाती है, जिससे पौधा बोना या ड्रॉप दिखाई देता है, पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोसिस।
क्लोरोफिल से रिलेटेड है। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पौधों का हरा रंग कम दिखाई देगा, और हरा रंग जब कम हो जाता है तो कुछ वो पौधे येलोइश दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल की कमी से जो पत्तियों में पीलापन आ जाता है उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, इसमें पौधों की पत्तियों या स्टेम पर काले धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और ये काले धब्बे क्या है, ये शो करते हैं कि उतना पोर्शन का जो टिश्यू है वो डेड हो चुका है। ठीक है, तो टिश्यूज के डेड होने को नेक्रोसिस कहते हैं। फोर्थ है मॉटलिंग। मॉटलिंग में पत्तियों पर और तनों पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, पीले रंग के और भूरे रंग के स्पॉट्स पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, उसे हम कहते हैं मॉटलिंग। लीफ कर्ल। लीफ कर्ल क्या है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन से लीव्स जो होती है उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है, तो कुछ पार्ट्स क्या करेंगे, ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं या कहेंगे ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, और कुछ पार्ट कम ग्रो करेंगे और वो क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे कर्ल हो जाते हैं, गोलाकार अंदर की ओर गोलाकार करके कर्ल बना लेते हैं, जिसे हम लीफ कर्ल कहते हैं। एब्सिशन। एब्सिशन में क्या होता है, पत्तियां समय से पहले गिरने लगती हैं, उसको हम कहते हैं एब्सिशन की प्रोसेस। तो इनकी कमी से पत्तियां जल्दी गिरने लगती हैं, जो कि एब्सिशन कहलाता है। नेक्स्ट है पुअर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। पुअर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, देखिए इनकी कमी से अगर सेल डिवीजन अफेक्ट करता है तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फूल हैं, इनका डेवलपमेंट भी बहुत ही धीरे होगा, या कहेंगे इसमें एंड्रोशियम गाइनोशियम में फ्लोरल डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे होता है। तो पुअर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी डेफिशिएंसी सिम्टम है। नेक्स्ट आते हैं रॉट डिजीज। रॉट डिजीज में अंदर, रॉट माने सड़ना, अंदर के जो कोबल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, उसे हम कहते हैं रॉट डिजीज। नेक्स्ट है विल्टिंग। पौधे मुरझाने लगते हैं। ठीक है, इनकी डिफिशियंसी होने से पौधे मुरझाने लगते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सेल्स को प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से मुरझाने लगती हैं। तो विल्टिंग इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो हमने क्या पढ़ा कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे होने पर पौधे में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जो कि डेफिशिएंसी सिम्टम द्वारा शो किए जाते हैं। और ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, पहला स्टंटिंग, इसमें तने की ग्रोथ कम हो जाती है, पौधा बौना हो जाता है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। नेक्रोसिस में जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लगते हैं, पत्तियों पे काले चकत्ते पड़ जाते हैं। मॉटलिंग, हरे और पीले चकत्ते पड़ जाते हैं पत्तियों पे, मोज़ैक टाइप के, कोई पैटर्न नहीं होता, अनपैटर्न चकत्ते हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं। लीफ करने में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के कारण लीफ अंदर की ओर या बाहर की ओर कर्ड हो जाती है, जिससे उनका पूरा एरिया बहुत छोटी हो जाती है, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। एब्सिशन, समय से पहले ही पत्तियों का गिर जाना। रिप्रोडक्टिव, पुअर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यू टू अफेक्टेड सेल डिवीजन। रॉट डिजीज, अंदर के कोमल अंगों का सड़ना। एंड विल्टिंग, विल्टिंग इज मुरझाना, पौधे की पत्तियां और शीर्ष मुरझा जाते हैं, पौधा डेथ हो जाते हैं। तो दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल्स या एसेंशियल एलिमेंट्स।
अब हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं या कहेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनका पौधों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी पौधों के लिए क्या महत्व है, इनकी कमी से क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एलिमेंट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन से सिम्टम्स शो करते हैं और पौधों के लिए वो कितना ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सबसे अधिक यही पाया। तो कार्बन, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स, ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पौधों में डिफ्यूज़ होता है जो कि वातावरण से मिलता है। दूसरा हाइड्रोजन एंड वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में भी पौधों को प्राप्त होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में ये पौधों में एब्जॉर्ब होते हैं और पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगर अधिक हो जाए तो ये जंतुओं के लिए विषैली होती है, लेकिन पौधों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कि फ्रेमवर्क है या फ्रेमवर्क है प्लांट्स की। क्या करते हैं ये? और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.03% कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर बनाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। और ये शुगर जो होता है ये प्लांट्स का फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, सेल वॉल और परमेट और सेमी परमेबल में या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल भी पौधों में होता है और यही शुगर प्रोटीन और फैट्स का निर्माण भी करता है आगे जाकर। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। और हाइड्रोजन जो होता है वो भी पौधों के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन से पौधों में मूवमेंट या कहेंगे उसका टारगेट प्रेशर, उसका डेवलपमेंट, टारगेट प्रेशर जो कि डेवलपमेंट या सेल डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से पौधों का डेवलपमेंट या सेल डिवीजन भी रेगुलेट होता है। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी पीएच उतना कम होगा और जितनी कम होगी पीएच उतना ज़्यादा होगा। तो ये सेल की पीएच को अफेक्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, सेल की मूवमेंट में और सेल की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्टेड होते हैं। ये क्या है? सेल पीएच को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो शुगर है या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट है पौधों में रिजर्व फूड मटेरियल है। और सेल मैंने बताया आपको, तो फंक्शंस क्या क्या हैं? फंक्शंस हैं ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड मटेरियल बनाते हैं, सेल का पीएच रेगुलेट करते हैं और साथ में दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। और सबसे अधिक मात्रा इन्हीं की होती है पौधों के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है वो वातावरण में सबसे अधिक पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन गैस होता है। लेकिन फिर भी पौधों में अगर कमी होती है तो वो नाइट्रोजन की कमी होती है और हमें उर्वरक या फर्टिलाइजर के फॉर्म में मिट्टी में डालना पड़ता है, NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होते हुए भी पौधों में नाइट्रोजन की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि पौधे जो है नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट से सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन जब पौधों मिट्टी में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगी तभी ये पौधों द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। और ये क्रिया जो होती है मिट्टी में पाए जाने वाले बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनके द्वारा संभव हो पाती है और तब ये लिक्विड फॉर्म में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो इसका रीज़न यही है कि वातावरण में नाइट्रोजन अधिक होने पर भी पौधे उसको क्यों नहीं एब्जॉर्ब करते, क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होती है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड अमोनियम ऑयल। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और पौधे इसे सॉइल से लिक्विड मीडियम में एब्जॉर्ब इन लिक्विड मीडियम फ्रॉम सॉइल। नेक्स्ट है सॉइल में नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, अमोनिया NH3 एंड अमोनियम आयन NH4+ आयन के रूप में कन्वर्ट की जाती है और इसी फॉर्म में ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। नेक्स्ट आते हैं मिट्टी में जो है ये सॉइल में ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड साथ में कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं इनका फंक्शन क्या है। ये तो सोर्सेज हो गए और एफिशिएंसी सिम्टम। सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे। सॉरी, फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स? नाइट्रोजन आपको पता है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमीनो एसिड्स किसके प्रोटीन किसके बने? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स किसके बने हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर के बने होते हैं। हालांकि हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड बनने में नाइट्रोजन का मुख्य रोल है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होती है। फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, आप इन चैप्टर्स को ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉडी में किस चीज़ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये एलिमेंट्स क्या चीज़ बनाते हैं, ये उसी फंक्शन को रेगुलेट भी करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन सिंथेसिस क्यों इसके द्वारा रेगुलेटेड होती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स के बने हैं। अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई या उसकी अधिकता हो गई तो क्या क्या अफेक्टेड होगा? प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्टेड होगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स DNA, RNA, and nitrogenous base. ये अमीनो एसिड्स DNA, RNA एंड नाइट्रोजन बेस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं DNA में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो नाइट्रोजन के बने होते हैं और RNA में भी नाइट्रोजनस बेस जो है वो नाइट्रोजन के बने होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये जो नाइट्रोजन है ये एक्चुअली जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक पोर फायरिंग रिंग पाई जाती है और वो पोर फायरिंग रिंग का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है। तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन का मेन रोल है। थर्ड इज क्लोरोफिल सिंथेसिस। ठीक है, तो कैसे क्लोरोफिल सिंथेसिस को अफेक्ट करता है? क्योंकि ये पोर फायरिंग रिंग का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट आते हैं
डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो फंक्शंस क्या क्या पढ़े हमने इसके मेन फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे अफेक्टेड है मैंने आपको बताया, फिर ये कैसे डीएनए आरएनए अमीनो एसिड्स है, नाइट्रोजन बेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, किस प्रकार से इनको बनाते हैं, और तीसरा क्लोरोफिल सिंथेसिस में इनका क्या रोल है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पढ़ा। ये फंक्शन है इसके। नेक्स्ट आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो हमने पहले क्या पढ़ा, सोर्स पढ़ा इन पौधों का, सॉरी इन एलिमेंट्स का सोर्स पढ़ा। सोर्स के बाद मैंने क्या पढ़ाया, फंक्शन बताया आपको, और फंक्शन के बाद मैं बताने जा रही हूँ इनका डिफिशियंसी सिम्टम्स। मैंने बताया डिफिशियंसी सिम्टम्स हमने क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। अगर इनकी मात्रा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो क्या करेंगे, डिफिशियंसी सिम्टम शो करेंगे। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि क्लोरोफिल सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं, तो इनकी डिफिशियंसी से सबसे पहले जो होता है क्लोरोफिल अफेक्टेड होता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कौन सा रोग हो जाता है, क्लोरोसिस का रोग हो जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम्स शो करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल कम बन रहा है, तो पत्तियाँ क्या होंगी, पीली हो जाएंगी, और उसको हम क्या कहते हैं, उस सिम्टम को क्लोरोसिस कहते हैं। तो वो सिम्टम क्या है, क्लोरोसिस। ठीक है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, और ये लक्षण पुरानी पत्तियों, इंपॉर्टेंट क्या है कि पुरानी पत्तियों पर सबसे पहले आते हैं क्लोरोसिस के सिम्टम्स, नाइट्रोजन की कमी होने पर, क्योंकि पोरफायरिन रिंग का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट आते हैं एंथोसाइनिन अधिक बनने लगता है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो एंथोसाइनिन जो होता है ज़्यादा बनने से लीव्स जो होती हैं वायलेट कलर की हो जाती हैं, बैगनी कलर की। ठीक है, लीव्स वायलेट कलर की हो जाती हैं, बैगनी कलर की हो जाती हैं, एंथोसिन नाइट्रोजन की कमी से, एंथोसाइनिन के ज़्यादा बनने से। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये डीएनए आरएनए का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, या हम साथ में कह सकते हैं ये प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इसकी कमी से प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसकी गति कम हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस धीरे होने लगती है, और जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के सेल डिवीजन से भी रिलेटेड है, वो क्या होगा, सेल डिवीजन भी धीरे होने लगता है। अफेक्ट्स स्लो प्रोटीन सिंथेसिस। स्लो सेल डिवीजन, स्लो प्रोटीन सिंथेसिस, स्लो सेल डिवीजन। नेक्स्ट है इसके बाद डिलेड इन फ्लावरिंग, पुष्पन की क्रिया, फ्लावरिंग की क्रिया में देरी होने लगती है, डिले होने लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन जो है वो नहीं बन पाता है। हार्मोन के लिए नाइट्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, फ्लोरिजिन के ना बनने से डिले हो जाता है इसमें फ्लावरिंग में। delayed in flowering due to absence, या कहेंगे कि लेस प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरोजिन हार्मोन। नेक्स्ट आते हैं प्रीमेच्योर लीफ फॉल होने लगते हैं। तो ये जो है ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं, मेन सिम्टम्स हैं। पर जो शाखाएं ब्रांचेस हो जाती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं। एक और है तो पेन डिफिशियंसी सिम्टम्स है क्लोरोसिस का होना, एंथोसाइनिन के कारण लीव्स का वॉयलेट कलर होना, बैगनी कलर होना, स्लो प्रोटीन सिंथेसिस होना, क्योंकि ये प्रोटीन के जो होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके बाद स्लो सेल डिवीजन होना, delayed in flowering due to less production of फ्लोरिजिन हार्मोन एंड प्रीमेच्योर लीफ फॉल। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा सिम्टम किसकी डिफिशियंसी से हो सकता है।
आते हैं, अगर डिफिशियंसी से ये रोग हो रहे हैं तो इसकी एक्सेस से भी पौधों को कुछ नुकसान होते हैं। जैसे अगर एक्सेस नाइट्रोजन एक्सेस में हो जाएगा तो सेल डिवीजन तेज होने लगेगी, पौधा जो होता है उसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, बहुत ही दुबला हो जाता है और जल्दी ही पीला पड़ के डेथ हो जाती है इसकी। तो ये हमें नाइट्रोजन का क्या फंक्शन है, उसकी डिफिशियंसी से पौधों में क्या सिम्टम्स शो होते हैं और उसके क्या क्या सोर्सेज है, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉस्फोरस का सोर्स क्या है? फॉस्फोरस जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में या मैच्योर सीड्स में या फ्रूट्स में अधिक मात्रा में पौधों में पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मैच्योर सीड्स एंड फ्रूट्स में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही सॉइल में ये HPO4 माइनस, सॉइल में HPO4 माइनस एंड H2PO4 माइनस के रूप में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये इसके सोर्सेज हैं और ये कहाँ पौधों में अधिक पाया जाता है इसके बारे में बताया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन? फॉस्फोरस ठीक है, फंक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो एटीपी के साथ रिलेटेड है ADP, AMP। इसका मुख्य घटक है या कहेंगे इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है। तो पौधों की एनर्जी के लिए फॉस्फोरस बहुत अधिक, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फॉस्फोरस बहुत अधिक आवश्यक है। तो ATP का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन एनर्जी जनरेशन। तब देख लीजिए क्या करते हैं, हेल्प इन एनर्जी जनरेशन। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स DNA, RNA। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स में DNA RNA में कहाँ फॉस्फोरस होता है? शुगर और फॉस्फेट की चेन होती है DNA RNA में। ये जो चेन है DNA की, ये किसकी बनी है? शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। तो ये DNA और RNA के भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फॉस्फोरस। ठीक है, जैसे शुगर, फॉस्फेट चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं कौन? फॉस्फोरस। नेक्स्ट आते हैं NADP। NADP बनाने में कोएंजाइम। ठीक है, NADP के मेन घटक है ये, जो कि कोएंजाइम है, बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आते हैं, तो इनके फंक्शंस हैं ये। साथ में ये क्या करते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग भी रेगुलेट होती है इससे। एंड दे एक्ट एज कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम, कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स में भी जो प्रोटीन सिंथेसिस में संलग्न जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दे हेल्प इन टर्जिडिटी ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन एनर्जी जनरेशन बाय फॉर्मिंग द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी। डीएनए आरएनए में ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करते हैं, बनाते हैं, उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एनएडीपी में ठीक है एज ए कोएंजाइम यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। कोफैक्टर कोएंजाइम्स के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनकी डिफिशियंसी से क्या सिम्टम हो सकते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स, कमी से क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं? तो इसमें सबसे पहले कि पत्तियों के किनारे पर जो लीव्स हैं उनका जो ये किनारे वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो लीव्स हैं इनके किनारे के पोर्शन पे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होने लगती है। क्लोरोसिस मैंने बताया क्या है, क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नेक्रोसिस पौधों में सड़न पैदा हो जाती है उनके टिश्यूज़ में, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो पत्तियों के किनारे पर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, इसका मेन सिम्टम। Chlorosis and necrosis at the margin of leaf. Next है जो पत्तियों का ये टिप है, ये पत्तियों के टिप क्या हो जाते हैं, ब्लैक होने लगते हैं और मुरझाकर कुछ लगता है कि जैसे कुछ जल गए, बर्नट अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, ये मुरझा जाते हैं और बर्नट अपीयरेंस देने लगते हैं लीव्स के जो टिप्स होते हैं। लीव टिप बर्नट अपीयरेंस पूछा जाता है कि अगर बर्नट अपीयरेंस शो कर रहा है तो वो किस एलिमेंट की कमी शो कर रहा है, तो वो फॉस्फोरस की कमी शो कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस का कम हो जाना। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो क्या करती है, स्लो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेल ग्रोथ कम हो जाती है, इसकी वजह से सेल ग्रोथ डिक्रीज हो। ठीक है, जो हमने अभी इसके फंक्शंस पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। ये फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए आरएनए का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमीनो एसिड्स बनाता है, बहुत सारे एंजाइम्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ, ये सभी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। और साथ में एनर्जी, एटीपी, एनर्जी की जब कमी हो जाएगी तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी धीरे हो जाती हैं, तो ये एटीपी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्रीमैच्योर डेथ, ठीक है, तो क्या डिफिशियंसी सिम्टम है, क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक एरियाज एट द मार्जिन ऑफ लीफ, और लीफ जो होती है वो बर्नट अपीयरेंस देती है, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, सेल ग्रोथ कम हो जाती है और प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है प्लांट्स की फॉस्फोरस की कमी से। नाउ अब हम आते हैं सल्फर। सल्फर, ठीक है, सल्फर आपको पता ही है
सल्फर जो होता है सल्फेट आयंस के रूप में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है मिट्टी में, मिट्टी से, सॉइल से। और सल्फर जो होता है उसका मेन सल्फेट आयंस के रूप में SO4 2- आयंस के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है पौधों में। और ये जो है मेथियोनिन सिस्टीन और थायमिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, मेथियोनिन, सिस्टीन, थायमिन, एडेनोसिन, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर। और ये प्रेजेंट होता है कोएंजाइम ए में। ये इसके सोर्सेज हैं, सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मेथियोनिन, सिस्टीन और थायमिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए। अब इसके फंक्शंस देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो होता है वो ऑयल फंक्शन क्या है, ऑयल सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, इसमें पार्ट लेता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इंक्रीज रूट के डेवलपमेंट में भी इसका मेन रोल होता है। ये रूट का डेवलपमेंट को बढ़ाता है, इंक्रीज रूट डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये इंक्रीज करता है नोड्यूल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स आप जानते हैं जो पल्सेस होती हैं या लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे कि दालें हैं, ठीक है, सभी पल्सेस हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट है। और इनकी जड़ों को आप देखेंगे तो जड़ों में क्या होते हैं, कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, ये रूट्स हैं, ठीक है, इसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। और इस नोड्यूल्स में नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया नाम है इसका, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और तब पौधे इसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में है, ये इसका मेन फंक्शन है सल्फर का कि दे इंक्रीजेस द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम प्लांट्स। और इस तरीके से ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। साथ में ही ये प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर, सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जिसमें कि सल्फर सल्फाइड के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम फंक्शन देखें तो ये ऑयल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल में जो लिपिड्स होते हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसलिए उनकी सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। रूट डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन को इंक्रीज करके रूट के डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, और प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाने में योगदान देते हैं बाय फॉर्मिंग द सल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन द टू, बिटवीन द स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये इसके मेन फंक्शन है सल्फर के। अब सल्फर की डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। Now deficiency symptoms.
डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या होता है, क्लोरोसिस मेन है, क्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है, क्लोरोसिस हो जाती है। देखिए क्लोरोफिल सिंथेसिस में इनका रोल है, मैंने बताया कि जो लिपिड्स हैं, क्लोरोफिल के जो लिपिड हैं उसमें उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर, उसमें पाया जाता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्लोरोफिल सिंथेसिस अफेक्टेड होगी, और क्लोरोफिल सिंथेसिस अफेक्टेड होने के कारण क्लोरोसिस की सिम्टम्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन कम हो जाता है, सेल ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है। डिवीजन, सेल डिवीजन कम हो जाने से पौधों की जो ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है, तो सेल डिवीजन को स्लो कर देता है, सेल डिवीजन स्लो सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीफ कर्ल हो जाती है, लीफ कर्ल स्लो करती है। प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्टेड होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, मैंने बताया सेल डिवीजन कम होगा तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ। लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, अगर सिट्रस फ्रूट्स की बात करेंगे तो उसमें जूस का कंटेंट क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन कैरेक्टर्स इनके सिम्पटम्स क्लोरोसिस का होना, स्लो सेल डिवीजन, और स्लो सेल डिवीजन होगा तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, फिर लीफ कर्लिंग है, प्रोटीन सिंथेसिस स्लो डाउन हो जाती है, लेस क्योंकि प्रोटीन मेथ्योनिन सिस्टीन वगैरह के ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस फ्रूट, सो ये मेन डिफिशियंसी सिम्टम है सल्फर की कमी। नेक्स्ट आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम सेल्स में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये 3 फॉर्म्स में पाया जाता है सेल्स में, फिक्स्ड, एक्सचेंजेबल एंड सॉल्युबल। प्लांट्स जो होते हैं वो पोटेशियम आयन के रूप में इनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। 3 फॉर्म्स होते हैं, फिक्स्ड, कुछ फिक्स होते हैं और कुछ एक्सचेंजेबल होते हैं, जैसा कि आपने ट्रांसपिरेशन या कहेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा कि किस प्रकार से पोटेशियम आयन अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। तो फिक्स्ड होते हैं, एक्सचेंजेबल होते हैं, एक्सचेंजेबल एंड थर्ड इज सॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, तो सेल्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है देखेंगे, दे एक्टिवेट अबाउट 40 एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, लगभग 40 एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस के सिंथेसिस में मेन पार्ट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अधिक पाए जाते हैं, लाइक यंग लीव्स, यंग स्टेम एंड जो यंग रूट्स हैं, इन सब में उनके टिप्स पर पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। फॉस्फोरस, ये जो पोटेशियम होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, ट्रांसलोकेशन और फूड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और ये डीएनए पॉलीमरेज के मुख्य अवयव हैं या कहेंगे उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है डीएनए की डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, तो ये डीएनए डुप्लीकेशन में भी उसको रेगुलेट करते हैं। देखते हैं इन सिंथेसिस ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस,
photosynthesis, respiration, photosynthesis, respiration and translocation food. In translocation of food में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. डीएनए पॉलीमरेज के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगी, आ नहीं रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ लिखते हैं हम यहाँ पे. डीएनए पॉलीमरेज का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं. तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्या क्या फंक्शन है. इट एक्टिवेट्स अबाउट 40 एंजाइम्स एंड सिंथेसिस ऑफ हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का वेरी इंपॉर्टेंट है. पोटेशियम का जो मूवमेंट है, ट्रांसलोकेशन है, ये क्या करता है, एक्सचेंज है, ये इन सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एंड देन डीएनए पॉलीमरेज के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. नेक्स्ट आते हैं, इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे. कुछ रह गया है, ठीक है. इसके साथ ही ये स्टोमेटल क्लोजर है, अब हमने पढ़ा है ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर में, ओपनिंग एंड क्लोजर को रेगुलेट करते हैं. आप पढ़ चुके हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ. जिससे कहते हैं पोटेशियम मैलेट या कहेंगे पोटेशियम और हाइड्रोजन के एक्सचेंज के कारण जो गार्ड सेल्स होती हैं टर्जिड कंडीशन में हो जाती है या फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती हैं, जिससे कि स्टोमेटा खुलते हैं और ओपन होते हैं. लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. तो ये स्टोमेटल क्लोजर एंड ओपनिंग को भी रेगुलेट करती है. एंड दे एक्ट एज कोएंजाइम कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम्स, कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम्स, ठीक है. और इसके साथ साथ क्योंकि ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करती हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करने के कारण ये सेल की टर्जिडिटी में या उसकी शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है. तो सेल शेप मेंटेनेंस में भी इनका हेल्प होता है बाय रेगुलेटिंग द टर्जिडिटी ऑफ सेल. मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ, ठीक है. तो ये फंक्शन हमने पढ़े इसके पोटेशियम के. अब इसके हम डिफिशिएंसी सिम्टम्स भी पढ़ेंगे. Deficiency symptoms of potassium. पोटेशियम क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इसकी जो भी इसकी कमी से नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, अब तक आप समझ गए होंगे नेक्रोसिस एंड क्लोरोसिस क्या है. नेक्रोसिस डेड टिश्यूज है, टिश्यूज डेड हो जाते हैं पर्टिकुलर एरिया के. क्लोरोसिस है क्लोरोफिल का नष्ट होना या खत्म होना, दैट इज क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है. तो क्लोरोसिस कॉज करती है, नेक्रोसिस कॉज करती है. इसके साथ साथ जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. साथ में सेल ग्रोथ कम हो जाती है. नेक्स्ट, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट. तो ये डिफिशिएंसी सिम्टम्स है. नेक्रोसिस
फ्लोरोसेंस, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का बढ़ना, सेल ग्रोथ का डिक्रीज होना एंड प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, ये पोटेशियम की कमी से हो जाता है। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, पौधे के मूवमेंट को भी कम कर देती है बाय अफेक्टिंग द turgidity and exchange of potassium ions. अब हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन, ठीक है। आयरन जो होता है बाकी अन्य मिनरल न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा आयरन की रिक्वायरमेंट पौधों को बहुत अधिक होती है। ये जो आयरन है ये अल्कलाइन और न्यूट्रल जो सॉइल होती है इसमें अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में होती है, पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जबकि एसिडिक सॉइल में ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होती है, घुलनशील अवस्था में होती है, पौधे से आसानी से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। मिट्टी में ये लिमोनाइट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। लिमोनाइट के रूप में जो ओर है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट इसको पौधे जो होते हैं फेरस या फेरिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज, इसके बारे में लेते हैं हम पहले। सोर्सेज क्या क्या हैं, लिमोनाइट Fe2O3 3H2O, ठीक है। लिमोनाइट मिट्टी में लिमोनाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल में अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में है, जबकि एसिडिक सॉइल में ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे इसे कैसे फेरिक Fe2+ आयन या Fe3+ आयन के रूप में, फेरस या फेरिक के आयन के रूप में ही एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन पहला क्लोरोफिल सिंथेसिस, पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, पिगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, पेरोक्सीडेज, कैटालेज, एक्वाटिनेज, चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में। तो क्या क्या फंक्शन है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, मेन रोल है इनका। दूसरा है पैराडॉक्सिन और साइटोक्रोम, ये क्या है, ये वर्णक है या कहेंगे ये वर्णक है पैराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंड एक्वाटिनेज। एंजाइम के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आयरन, फेरस और फेरिक के फॉर्म में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी इनका मेन रोल है। तो ये आयरन के फंक्शंस हैं मेन। देखिए ये फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, आप सबको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये जितने भी फंक्शंस इनके द्वारा वाइटल एक्टिविटीज़ में होती हैं वो सभी बाधित होने लगती हैं इन सबकी कमी से। नेक्स्ट आते हैं इनकी डिफिशियंसी से क्या, इनकी डिफिशियंसी के क्या सिम्टम्स हैं, आयरन की डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम में पहले आप जब पढ़ चुके हैं। तो ये क्लोरोसिस, ठीक है, ये क्लोरोसिस फर्स्ट क्लोरोफिल सिंथेसिस में मेन पार्ट है इनका। तो इनकी कमी से क्या होगा,
क्लोरोसिस हो जाती है, वो भी इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है, जिसमें लीव्स में जो मार्जिन, इंटरवेनल क्लोरोसिस का मतलब ये लीफ है, ठीक है। वेन्स तो डार्क ग्रीन होती है, इनके बीच का एरिया क्या होता है, येलो हो जाता है। इनके बीच के एरिया में क्लोरोफिल समाप्त या नष्ट होने लगता है, इसको हम इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। तो आयरन की डिफिशियंसी का मेन सिम्टम क्या है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, वो भी यंग लीव्स में इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है। नेक्स्ट है, इसकी टिप और मार्जिन जो होते हैं लीव्स के, वो फटने लगते हैं। तो पहला क्या है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस मेनली इन यंग लीव्स। नेक्स्ट है, टिप और मार्जिन फटने लगती है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ लीफ मार्जिन एंड टिप, क्या होता है, लीफ मार्जिन और टिप्स जो होती हैं वो फटने लगती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, आयरन की डिफिशियंसी है। इसके बाद आपने पढ़ा कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेन रोल प्ले करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोक देते हैं, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अवरुद्ध कर देंगे, उसको बाधित कर देंगे, तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगी और प्लांट को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिससे उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, स्लो होगा। ये सारी चीज़ें जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, और वो फाइनली जिससे उसका मेन रिजल्टेंट होता है वो उसको अफेक्ट करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक गया तो रेस्पिरेशन को बाधित करेंगी, रेस्पिरेशन कम हो गया तो एनर्जी कम प्रोवाइड होगी, एनर्जी कम प्रोवाइड होगी तो सेल का डेवलपमेंट जो है वो भी कम होगा, उसकी वाइटल एक्टिविटीज़ भी कम होंगी, या कहेंगे धीरे पड़ जाएंगी। तो ये हमने आयरन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स यहाँ पर पढ़े, और आज हमने आपको मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है और कुछ पर्टिकुलर मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में बताया, जिसमें हमने कुछ मैक्रो एलिमेंट्स के बारे में, उनके सोर्सेज, उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।